नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जानते हैं डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई है। पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट्स की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की। तो इससे पहले एक क्लास आई थी हमारी, उसमें जो डीएसएसबी के द्वारा सिलेबस दिया गया है टोटल 34 टॉपिक्स, वो हमने देखे थे कौन कौन से टॉपिक हैं। आज की क्लास में मैंने उन टॉपिक्स की ग्रुपिंग कर दी है। ग्रुपिंग इन द सेंस कि जब आप देख रहे हैं डीएसएसबी के सिलेबस में 34 टॉपिक्स, तो आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सा टॉपिक किस मेन टॉपिक से रिलेट करता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, कौन सा टॉपिक पॉलिटिक्स इन इंडिया में आता है, कौन सा टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली यूनिट में आता है, कौन सा कंपैरेटिव यूनिट में आता है। तो ये कुछ नहीं बताया गया उसमें टॉपिक के नाम दे दिए आपको 34। लेकिन आज हम देखेंगे कि उन 34 टॉपिक्स में से कितने टॉपिक किस यूनिट के हैं। तो यूनिट वाइज हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। तो ये पहले ये देखेंगे सेग्रीगेशन सिलेबस का, और उसके बाद फिर जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनका डेवलपमेंट का एक बैकग्राउंड समझेंगे, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए। ठीक है, शुरू करें। तो स्वागत है आप सभी का, जुड़ जाइए। ये देखिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस 2025 जो नई वैकेंसी आई है। अब उन्होंने तो सिलेबस दिया था 34 टॉपिक्स, मैंने उसको सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग यूनिट में कितने कितने टॉपिक उनमें से आते हैं, वो मैंने अलग अलग कर दिए हैं। आप टोटल काउंट करोगे तो 34 ही हो रहे हैं, लेकिन मैंने यूनिट वाइज कैटेगराइज कर दिया है उसको। ठीक है, जिससे आपके पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। पहली यूनिट आपके में दी है सिलेबस में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स एक टॉपिक का नाम लिख दिया है आपके सिलेबस में, और उसके अंदर कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम ये देखेंगे कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। तो पहली यूनिट तो ये है, हम यहां यूनिट वाइज बता रहा हूं आपको, मैं यूनिट वाइज बता रहा हूं आपको। तो पहली यूनिट आपको पढ़नी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें जिसमें आप यहां देखेंगे जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वाली यूनिट में आप ये सोक्रेटिस और प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, टीएच ग्रीन, जेरेमी बेंथम, रूसो, हीगल, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना अरेंड और माओ जेडोंग और जॉन रॉल। अब क्योंकि उन्होंने केवल यूनिट का नाम दिया है, इसके अंदर थिंकर कौन से पढ़ने हैं वो नहीं पता। तो जो अब तक एग्जाम हुए हैं पीजीटी के, उनके हिसाब से, डीएसएसबी के, तो उनके हिसाब से हमने ये थिंकर्स आपके सामने लेकर आए हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनसे सवाल बनते हैं। दूसरी यूनिट है वो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो इसमें चाहे हम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, एमएन रॉय की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, अंबेडकर की बात करें, वो सब आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स वाली यूनिट में पढ़ने हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरी यूनिट जो हमने बनाई है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी। तो ये नाम दिया है आपके सिलेबस में, उसके अलावा ये टॉपिक भी दिए हैं उसमें। टोटल 34 लिस्ट दे दी है उन्होंने। लेकिन अब पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी वाली यूनिट से रिलेटेड जो टॉपिक थे 34 में से, वो मैंने आपके सामने यहां लिख दिए हैं। तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है और उसमें ये टॉपिक कवर करने हैं, तो आपके सिलेबस के भी वो टॉपिक कवर हो गए साथ में। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी में आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स के बारे में, मानवाधिकार के बारे में पढ़ना है। राइट्स अधिकार क्या है, लिबर्टी, आजादी, इक्वलिटी, समानता, जस्टिस, न्याय, सिटीजनशिप, नागरिकता, इससे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो पढ़ने हैं हमें। कल्याणकारी राज्य क्या होता है उसके बारे में पूरी थ्योरी पढ़नी है। स्टेट और सिविल सोसाइटी के बारे में, और डिबेट इन पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग डिबेट्स है अलग अलग मान्यताकारों की, तो वो पढ़नी है। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी की थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिस भी समझनी है। और क्रिटिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो ब्लैक वाले टॉपिक है वो पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी वाली यूनिट में मैंने
अलग से ग्रुपिंग कर दी है इसकी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, जो फोर्थ यूनिट आएगी आपकी वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में और टॉपिक नहीं है, केवल डायरेक्ट नाम लिख दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके अप्रोचेस पढ़ने हैं हमें, है ना। फिर कंपेयर भी करना है हमें, इंडिया को बड़े बड़े कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर भी करना है, तो वो सारी चीजें हमें यहां पढ़नी है। पांचवी जो यूनिट है आपकी वो है इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो इंडिया एंड द वर्ल्ड पूरा पढ़ना है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो सिद्धांत हैं वो पढ़ने हैं, ग्लोबल जस्टिस और साउथ के बारे में पढ़ना है, इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर के बारे में पढ़ना है, और सिटीजनशिप और बॉर्डर्स ये टॉपिक दिया है। ये टॉपिक इसमें कवर होंगे आपके, ठीक। इसके बाद अगली यूनिट है 6 नंबर की, वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया, या इसे कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अब नाम तो दे दिया छोटा सा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं और प्रोसेस इन इंडिया, शुरुआत से लेके अब तक जो इंडियन में पॉलिटिक्स की प्रोसेस है, मूवमेंट्स हैं, वो सारे आंदोलन हैं, चाहे फार्मर्स मूवमेंट हो, दलित मूवमेंट हो, विमेन मूवमेंट हो, वो सब पढ़ने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम जो इंडिया में चलता है उसके बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्टी और जो रीजनल पार्टी उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जेंडर स्टडीज, है ना, और डेमोक्रेसी और वायलेंस, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, लॉ क्राइम पॉलिटिक्स इन इंडिया ये, और आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, रिलीजियस नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल वायलेंस, और लास्ट में कल्चर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये आपके 6 यूनिट के अंदर टॉपिक आ गए, ये आपके जो टॉपिक हैं वो 6 यूनिट के अंदर आ गए, ठीक है। आगे देखें, फिर आपका 7वीं यूनिट हमने बनाई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उससे रिलेटेड आपके सिलेबस में 2 टॉपिक हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज आपको पढ़नी है, ठीक है, और फिर एथिक्स क्या है और गवर्नेंस क्या है ये आप पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम इस पे, तो पहली जो यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसमें ये जो थिंकर्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है आपको, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो है बैकग्राउंड। क्या है? बैकग्राउंड, ध्यान से समझिएगा। बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करूंगा, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस करेंगे हम पॉलिटिकल थॉट्स की, ठीक है जी। देखो ध्यान से देखिए, देखो हम बात कर रहे हैं एंशिएंट ग्रीस की, हम बात कर रहे हैं एंशिएंट ग्रीस की बात कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन यूनान की बात कर रहे हैं हम, प्राचीन यूनान की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, क्या है? एक सेकंड, एक वर्ड है ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है POLIS, POLIS, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है सिटी स्टेट, जिसका मीनिंग क्या होता है? सिटी स्टेट, यानी कि नगर राज्य। क्या होता है? नगर राज्य, ठीक है जी। अब नगर राज्य हुआ कैसे करते थे उस समय? तो जैसे ये छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, है ना, ये छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे इस प्रकार से, ठीक। जैसे 1 2 3 4, ये छोटे छोटे जो टेरिटोरियल एरिया होते थे, क्षेत्रीय क्षेत्र होते थे जो, उन्हें हम क्या कहते थे? नगर राज्य कहते थे। सिटी स्टेट, पुलिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, वहां से निकला है, इन्हें सिटी स्टेट कहा जाता था, छोटे छोटे एरिया।
आज तो हम नेशन में पहुंच गए हैं, राष्ट्र में, लेकिन तब राष्ट्र जैसे आज के टाइम पे देश होते हैं वैसे तब देश नहीं हुआ करते थे। तब छोटी छोटी जगह होती थी, उन्हें सिटी स्टेट बोला जाता था। प्राचीन यूनान की बात है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आज तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम सिटी स्टेट से नेशन की तरफ पहुंच गए हैं, यानी कि देश बन गए हैं, राष्ट्र बन गए हैं, और बल्कि नेशन से भी आगे हम सुप्रा नेशन में पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं सुप्रा नेशन। सुप्रा नेशन मतलब बहुत सारे राष्ट्र मिल जाएं, जैसे कि आसियान है ना, यूरोपियन यूनियन। तो ये हम सुप्रा नेशन की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, सिटी स्टेट से हम नेशन बने, नेशन से सुप्रा नेशन। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है कि देखो, एंशिएंट ग्रीस में सिटी स्टेट हुआ करते थे छोटे छोटे। इनमें से दो खास सिटी स्टेट की हम बात करेंगे। पहला है इसमें एथेंस। पहला क्या है? एथेंस। और दूसरा है स्पार्टा। दूसरा क्या है? स्पार्टा, ठीक है। अब एथेंस और स्पार्टा ये सिटी स्टेट हैं। इन दोनों में होता है युद्ध। इन दोनों में क्या होता है? युद्ध। इसे पीपी वॉर कहा जाता है। पीपी वॉर, इसे पीपी वॉर कहा जाता है। अब क्योंकि एथेंस सबसे बड़ा है, स्पार्टा छोटा है, तो इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो रिजल्ट क्या आया? इस युद्ध का परिणाम क्या आया? इस युद्ध का परिणाम क्या आया कि एथेंस हार गया। एथेंस हार गया। एथेंस हार गया। अब एथेंस जब हार गया तो यहां देखो, एथेंस का रहने वाला था सुकरात। एथेंस का रहने वाला कौन था? सुकरात, यानी कि सोक्रेटिस। एथेंस का रहने वाला कौन था? सोक्रेटिस, ठीक है। सुकरात ये कहां का रहने वाला था? एथेंस। और एथेंस में उस समय डेमोक्रेसी चलती थी। एथेंस में डेमोक्रेसी चलती थी, ठीक। तो सुकरात रहने वाला था। जब उसे लगा कि एथेंस हार गया तो सुकरात ने कारणों का पता लगाने की कोशिश की कि एथेंस हार क्यों गया। तब उसे पता लगा कि करप्शन मेन प्रॉब्लम है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां जो एथेंस है इसमें जो शिक्षा है, एथेंस में जो शिक्षा है वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी, वो भी बहुत महंगी थी। कारण यहां पे प्रोफेशनल टीचर हुआ करते थे, सोफिस्ट। सोफिस्ट नाम के ग्रुप है एक, जो कि टीचर हुआ करते थे। ये मोटा पैसा लेकर शिक्षा देने का काम करते थे, शिक्षा देते थे। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारा पैसा देकर शिक्षा मिल रही है तो गरीब तो पढ़ नहीं पाएगा, अमीर ही पढ़ेगा। तो शिक्षा केवल रिच पर्सन के लिए थी, क्योंकि वही इतना पैसा दे पाते थे। और सोफिस्ट पैसे के बदले में क्या शिक्षा देते थे कि हाउ टू कम इन पावर। हाउ टू कम इन पावर, यानी कि सत्ता में कैसे आया जाए, बस ये सिखाते थे। किसी भी तरीके से सत्ता में कैसे आया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। समझ गए? अब प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई? प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई? वो हुई यहां से। देखो यहां मैं बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम हुई जब सुकरात जो है राज्य भ्रमण पर निकल गया, यानी कि स्टेट में लोगों के पास जा जाकर वो ट्रू नॉलेज देने लगा, सत्य का ज्ञान बताने लगा कि इस करप्शन से बाहर निकलो, तभी एथेंस जो है द्वारा से आदर्शवादी राज्य बन पाएगा। एक आदर्श राज्य बन सकता है एथेंस, एक आइडियल स्टेट बन सकता है एथेंस, ठीक है। ये बोला, लोगों को ज्ञान देने लगा जिससे वो करप्शन ना करें। अब जब ऐसा सुकरात कर रहा था, फ्री में ज्ञान बांट रहा था, तो सोफिस्ट को पसंद नहीं आया। सोफिस्ट को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया। कौन पसंद नहीं आया? सुकरात। क्यों? क्योंकि सोफिस्ट लोग सोचने लगे कि अगर सुकरात फ्री में जाके लोगों को
ट्रू नॉलेज का आभास करवा देगा, सत्य का ज्ञान उन्हें हो जाएगा, तो हमारे पास फिर पैसा देकर पढ़ने कौन आएगा? इसका मतलब हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो फिर सोफिस्ट लोगों ने क्या किया? सुकरात पर आरोप लगाए और राजा से शिकायत कर दी। सुकरात पर आरोप लगे, सुकरात पर आरोप लगे कि ये यूथ यानी कि नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा सुकरात पर आरोप लगाया सोफिस्ट लोगों ने और राजा से शिकायत कर दी। अब कोई भी राजा है ये सहन नहीं कर सकता कि उसकी जनता को कोई भड़काए, है ना? तो क्या हुआ फिर? एथेंस की जो शासन व्यवस्था है, एथेंस की शासन व्यवस्था ने सुकरात को पकड़वा लिया और दो ऑप्शन दिए, या तो ये जहर है, जहर पीकर मर जाओ, या एथेंस को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ, एथेंस को छोड़ दो, एथेंस को छोड़ दो। ये दो ऑप्शन दिए। अब सुकरात के पास ऑप्शन थे कि वो जान बचा सकता था, लेकिन सुकरात ने ये वाला ऑप्शन चूज किया और जहर का प्याला पी के मर गया, मर गया। इसके पीछे क्या कारण बताया? कि वो एक संदेश देना चाहता था आने वाली पीढ़ी को कि स्टेट की बात माननी चाहिए। ठीक। अब जब ये पॉइजन पी लिया उसने, मर गया, तो ये सब प्लेटो देख रहा था। ये सब कौन देख रहा था? प्लेटो देख रहा था, है ना? यानी कि प्लेटो को पता लग गया ये। ठीक है। अब क्योंकि सुकरात के स्टूडेंट थे प्लेटो, तो प्लेटो ने जब देखा कि उसके गुरु की जान चली गई, एथेंस में डेमोक्रेसी थी, तो उस दिन से प्लेटो डेमोक्रेसी से नफरत करने लगा। तो प्लेटो हेट डेमोक्रेसी, कारण पता लग गया क्यों हेट करते थे डेमोक्रेसी से। तो प्लेटो ये इस वजह से डेमोक्रेसी से नफरत करने लगे। अब सुकरात तो चल दिए, सुकरात के काम को आगे बढ़ाया। प्लेटो ने कहा मैं एथेंस को जो है आइडियल स्टेट बनाऊंगा दोबारा से। ये जो हारने के बाद, स्पार्टा से हारने के बाद एथेंस की जो ग्लोरी चली गई है, एथेंस की जो इज्जत चली गई है, मैं उसे वापस लाऊंगा और एथेंस को दोबारा से रिबिल्ड करूंगा, खड़ा करूंगा और एक आदर्श राज्य बनाऊंगा, आइडियल स्टेट बनाऊंगा। ये प्लेटो ने ठान लिया क्योंकि सुकरात तो चल दिए। क्लियर? ध्यान रखेंगे ये। अब देखो यहां पे प्लेटो है, प्लेटो। तो प्लेटो की एक फेमस बुक है द रिपब्लिक, प्लेटो की एक फेमस किताब है द रिपब्लिक, और जिसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस, ये इसका सब टाइटल है। ठीक। ये पहली किताब है प्लेटो की। दूसरी किताब है एपोलॉजी, एपोलॉजी, और तीसरी किताब है द लॉज, द लॉज। ये प्लेटो की किताबें हैं। ठीक है। प्लेटो की एकेडमी का नाम था द एकेडमी, है ना? द एकेडमी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। ठीक है, ये देखिए इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। कौन से? तो देखते हैं। प्लेटो ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत प्लेटो का। ये हम बात कर रहे हैं प्लेटो की, प्लेटो। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का सिद्धांत। दूसरा थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान संबंधी विचार। तीसरा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद का सिद्धांत। फिर है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर, फिलोसोफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत।
क्या? दार्शनिक राजा का सिद्धांत। तो ये तो हो गई न्याय से संबंधित प्लेटो के विचार, ये ज्ञान से संबंधित विचार, ये साम्यवाद से संबंधित विचार, साम्यवाद से संबंधित विचार, और ये है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा या रानी का सिद्धांत। ठीक है। अब प्लेटो का मानना यह था कि राजा वही बने जिसे फिलॉसफी का ज्ञान बहुत हो, राजा वही बने जिसे फिलॉसफी का ज्ञान बहुत हो। तो उसके लिए उन्होंने थ्योरी ऑफ हाँ, थ्योरी ऑफ नॉलेज हो गई, और एक और है आपकी पांचवा, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली। इसमें जो है शिक्षा व्यवस्था की है उन्होंने, कैसे कैसे शिक्षा दी जाएगी। अब जब बात आती है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब है किसी से डिस्टेंस मेंटेन करना, किसी से दूरी बना के चलना। तो कम्युनिज्म में एक तो परिवार का साम्यवाद कहा है उन्होंने कि परिवार नहीं होना चाहिए, और दूसरा संपत्ति का साम्यवाद यानी कि संपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है ये दोनों करप्शन करने पर मजबूर करती हैं व्यक्ति को। तो जो व्यक्ति रूलर है और जो व्यक्ति सोल्जर है यानी कि सैनिक, इन दोनों के लिए साम्यवाद का सिद्धांत अप्लाई होगा। ना इनके पास परिवार होगा, ना इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम इस तरीके से चीजें देखने वाले हैं आगे, इनके सभी सिद्धांत पढ़ेंगे और बारी बारी से एक एक राइटर हम पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा समय इसी यूनिट में लगता है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स वाली यूनिट अगर आप पहले करेंगे आप, तो इसके बाद जब थ्योरी वाली पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, तो वो आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि सभी जो थिंकर हैं उनसे परिचित हो चुके होंगे, उनके विचारों से परिचित हो चुके होंगे, तो वो चीज आसानी से आपको समझ आ जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस का बाइफर्केशन है। एक यूनिट पॉलिटिकल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, दूसरी यूनिट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, तीसरी पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी, इसके अंदर ये टॉपिक, और जो चौथी यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पांचवी इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। और सातवीं यूनिट, छठवीं यूनिट पॉलिटिक्स इन इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो पूरा ये कंप्लीट पढ़ना है आपको। और फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो टॉपिक आपकी यूनिट में शामिल है डीएसएसबी की में, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और वेस्टर्न थिंकर जो पहली यूनिट है उसमें ये राइटर्स पढ़ने हैं, ये थिंकर्स पढ़ने हैं आपको। ऐसे ही हर यूनिट का क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। ठीक है। ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर जो नंबर देख पा रहे हैं आप, वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस की। ठीक, आगे फिर मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें इसको, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर बताएं, क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, ये जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।